Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए एमपी बोर्ड क्लास 10th का सिविक्स का 12th चैप्टर जो कि है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका हम 6th और आखिरी वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज आखिरी वीडियो लेक्चर होगा जिसमें हम आखिरी के 4 कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स की बात करने वाले हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आखिरी फीचर्स हैं जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज और सिंगल सिटीजनशिप, इस तरह के फीचर्स की हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बात की थी फंडामेंटल राइट्स की। जी हाँ, हमने देखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, और तो और हमने स्टार्टिंग की थी फंडामेंटल राइट्स की। हमने देखा था कि हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हम इंडियन सिटीजन को टोटल 6 फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम हमें आजादी यानी आजादी का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशन राइट सांस्कृतिक एवं क्या है हम जो कह सकते हैं शिक्षा का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचार, संवैधानिक सहायता का अधिकार। इतने सारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स से एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। कई बार स्टूडेंट्स एग्जाम में आ चुका है कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा कौन सा फंडामेंटल राइट किस लिए है, आप आसानी से लिख सकते हैं। स्टूडेंट, आपको ये 6 फंडामेंटल याद होना चाहिए। कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल नॉलेज के रूप में अक्सर बार बार पूछ देता है कौन से 6 मौलिक अधिकार, कौन से फंडामेंटल राइट्स में मिले हुए हैं। कोई 3 बताइए, कोई 5 या 6, ऐसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, यही तो हमें ध्यान रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे संविधान ने साथ ही साथ जो राइट्स दिए हैं उन्हीं के साथ हमें क्या मिला, फंडामेंटल ड्यूटीज। यानी कि अगर हम इंडियन सिटीजन को कुछ अधिकार मिले हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं कि हम इंडियन सिटीजन को वो जिम्मेदारियां निभानी है। तो क्या है वो फंडामेंटल ड्यूटीज, चलिए देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, जी हाँ स्टूडेंट, जिस तरह से हम भारत के नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार से हम सभी नागरिकों को कुछ जिम्मेदारियां भी दी गई हैं जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य, यानी हर भारतीय का कुछ जिम्मेदारी होता है, उन्हीं जिम्मेदारियों को निभाना होता है। तो स्टूडेंट्स, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां संशोधन किया गया, अमेंडमेंट यानी नया चीज ऐड किया गया तो उसे अमेंडमेंट कहते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट के साथ ही हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। कितनी टोटल, 11। जी हाँ, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान लाया गया। शुरुआत में नहीं था, फंडामेंटल राइट्स पहले भी थे बट जिम्मेदारियां नहीं दी गई थी। तो 42nd अमेंडमेंट करके हमारे संविधान में 11 जिम्मेदारियां दी गई, फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई जो हर इंडिया के सिटीजन को निभाना ही पड़ता है। इंडिया के हर सिटीजन को ये ड्यूटीज निभानी ही पड़ेगी, निभानी ही चाहिए। तो चलिए क्या है वो ड्यूटी, चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला, रिस्पेक्ट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस सिंबल्स एक्सेट्रा। जो भी आइडियल्स इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, बहुत ही आइडियल इंस्टीट्यूट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, कोई भी कोर्ट हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, ग्राम पंचायत की बिल्डिंग हुई, ऐसा कोई भी गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूट है, आइडियल है, जैसे कि अशोक स्तंभ है। सिंबल्स की बात करें तो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है ना, जैसे नेशनल एनिमल है पिकॉक, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल है टाइगर। तो इस तरह के जो भी ये चीज है, नेशनल आइडियल्स है, इंस्टीट्यूट और सिंबल्स है, इन्हें क्या करना होगा, हमें प्रोटेक्ट करना होगा और इनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। आइडियल्स की बात करें तो जैसे हमारे देश का क्या है, अतिथि देवो भव, यही हमारा आइडियल है ना। हम हमेशा अतिथि मेहमान का रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसे हमें प्रोटेक्ट करना है, इसे रिस्पेक्ट भी करना है। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटी ये कहता है कि हम भारत के लोगों की क्या है, जिम्मेदारी है कि हम इंस्टीट्यूशन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, इस तरह के इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत हो गया, बस तो कुछ भी ऐसा चीज जो गवर्नमेंट की है ना, जो हमारे इंस्टीट्यूट को बिलोंग करती है, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उस तरह के इंस्टीट्यूट की आइडियल्स, मतलब जैसे कि अतिथि देवो भव है ना, कभी पहले अटैक नहीं करना है ना, हमेशा सबके साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखना, साथ ही साथ नेशनल सिंबल्स हो गए, जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, इन सब की हमें रक्षा करनी चाहिए, इन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई स्टूडेंट किसकी, फंडामेंटल पहली ड्यूटी की, पहली फंडामेंटल ड्यूटी की। अब हम बात करेंगे दूसरे फंडामेंटल ड्यूटी की, चेरिश एंड फॉलो। चेरिश का मतलब बढ़ाना, फॉलो करना मतलब उसे निभाना भी। तो चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। जी हाँ, हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल यानी आजादी की लड़ाई की जो आइडियाज थे, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम में हमने बहुत मेहनत से लड़ा था, हमारे पूर्वजों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, तो उस आइडिया को बढ़ाना, उस सोच को बढ़ाना और फॉलो भी करना। जी हाँ,
जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, हमारे शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इस तरह के जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको क्या करना, इनको प्रणाम करना, इनके बलिदान को रिस्पेक्ट देना। कम से कम इन्हें वापस जिंदा नहीं कर सकते तो कम से कम इनको हम याद कर सकते हैं, इन्हें रिस्पेक्ट दे सकते हैं। और इन्होंने जो सोच रखी थी अपने देश के लिए, हमारे भारत देश के लिए, वही सोच हम भी रखें और अपनी आने वाली जनरेशन को भी यही सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे हैं तो हमें, हमारा काम क्या है उन्हें बताना कि बच्चों क्या करना चाहिए, हमें अपने फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें अच्छा बोलना चाहिए, उनके बलिदान को याद करना चाहिए ना, उनकी कुर्बानी को याद करना चाहिए। जो हमारे लिए कुर्बान हो गए, वो तो मर गए, उनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए, लेकिन आज भी हमारी यादों में जिंदा है, आज भी वो हमारे देश को आजाद कराए हुए हैं। यही उनकी कुर्बानी है, उनकी आजादी का यही फल है। ठीक स्टूडेंट, ये हमें करना है। तीसरा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, रक्षा करना और बनाए रखना। अपहोल्ड मतलब बनाए रखना, प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना। क्या? देश की सॉवरेनिटी, देश की संप्रभुता, यानी खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट, यानी डिग्निटी, हमारे देश की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, उसे बनाए रखना। यूनिटी, देश की एकता। इंटीग्रिटी, देश की अखंडता, यानी इन चीजों को, देश कभी अलग ना हो, देश हमेशा एकजुट रहे, देश हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट से वर्क करे, किसी फॉरेन कंट्री के अंडर ना आए, कभी किसी देश का गुलाम ना बने, इस बात की ख्याल रखना, इसको बनाए रखना और इसकी रक्षा करना है। किसकी जिम्मेदारी है? हम लोगों की, हम इंडियन सिटीजन्स की जिम्मेदारी है स्टूडेंट्स। तीसरा, टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर सर्विस। डिफेंड मतलब देश की रक्षा करना और अपना योगदान देना, सहयोग। रेंडर सर्विस मतलब सहयोग देना, अपना योगदान देना। कंट्री की रक्षा करनी है और अपना सहयोग देना कब? जब व्हेन कॉल्ड टू डू सो, है ना, जब ये ऐसा करने के बुलाया जाए। फॉर एग्जांपल कहीं पर बाढ़ आती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से अपील करते हैं कि एक दूसरे का सहयोग करें, मदद बनाए रखें। यानी कोई डूब रहा है तो ऐसा नहीं डूबने दो, मरने दो, नहीं, हमें बचाने जाना होगा, हमारे देश का नागरिक है, हमारे ही भाई बहन है ना, हमें ब्रदरहुड, भाईचारा बनाए रखना है, तो हमें देश की रक्षा करनी है। फॉर एग्जाम्पल कभी किसी देश से जंग छिड़ जाती है, लड़ाई छिड़ती है, तो आर्मी अगर कम पड़ती है या आर्मी के लिए हमें अनाज उगाना होता है, आर्मी के लिए खाना पहुंचाना होता है, आर्मी की हेल्प करनी होती है, गोला बारूद पहुंचाना है या आर्मी के साथ मिलकर लड़ना है, तो किससे करना? हमें करना ही पड़ेगा देश के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो आर्मी लड़ रही है हमारे ही लिए तो लड़ रही है, ताकि हम चैन से जी सकें। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका भला करना चाहिए और उनका सहयोग भी करना चाहिए। टू प्रमोट ब्रदरहुड एंड प्रमोट डिग्निटी ऑफ वीमेन। जी हाँ, हमें भाईचारा बढ़ाना होगा। हमारे देश में जो भाईचारा है, यानी किसी भी कास्ट, किसी भी रीजन, किसी भी कम्युनिटी के लोग हैं, हमें आपस में क्या रखना है? भाईचारा रखना है, सभी को दोस्त बना के रखना है, कोई दुश्मनी नहीं रखनी और ना कोई नफरत फैलाना है। प्रमोट डिग्निटी ऑफ वीमेन, जो विमेन्स होती है हमारे देश में, जो औरतें होती हैं, उनकी जो डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसे बढ़ाना है, औरतों के साथ अत्याचार नहीं करने हैं। फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में दहेज प्रथा चलती है, पहले के समय में सती प्रथा चलती थी, और तो और अभी भी हम देखते हैं कि सोसाइटी में विमेन को ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, विमेन्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता मेन की तरह ना, विमेन्स को घर के काम के लिए बनाया गया ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। या एजुकेशन देने में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि गर्ल्स को पढ़ाते हैं, नहीं है, बॉयज को पढ़ाते हैं, बॉयज के ऊपर एजुकेशन में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जबकि गर्ल्स के एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं करना है। ठीक। पांचवा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री। हमारे देश का जो बहुत ही रिच और प्रिजर्व, जो रिच है और वैल्यूएबल, यानी वैल्यूएबल का मतलब क्या है? उसे महत्व देना, वैल्यू यानी महत्व देना, प्रिजर्व कराना, बचाना। हमारे देश का जो सांस्कृतिक धरोहर है, रिच हेरिटेज है, बहुत ही अच्छी संस्कृति, कल्चर, हेरिटेज है, यानी कि हमारे कंट्री में जो भी सिंबल्स आप देख पाएंगे, या जैसे जैसे कोई गुफा है, कोई बड़ा मंदिर है बहुत ही फेमस, अच्छा है ना, पार्क है, इन सबको रक्षा हमारा है, उन सब की रक्षा करना, कल्चर को बनाए रखना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश में बहुत अच्छे तरह तरह के डांसेस हैं, तरह तरह के लैंग्वेजेस है, तरह तरह की फेस्टिवल्स है, उन्हें मनाना, उन्हें बचाए रखना, उसकी रक्षा करना, उसे महत्व देना, इंपॉर्टेंस देना हमारा कर्तव्य है। पर अफसोस स्टूडेंट्स, आज की यंग जनरेशन जो है नए नए तौर तरीके सीखने में पुराने तौर तरीकों को भुलाए जा रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स फ्रेंडशिप डे होता है, बट हमारे देश में पहले से मैत्री दिवस है, हमारे देश में मैत्री दिवस मनाया जाता है, बट हम लोग आजकल की जनरेशन इस इन्फ्लुएंस में आ गए हैं फॉरेन कल्चर के कि हम फ्रेंडशिप डे तो याद रखते हैं बट मैत्री दिवस भूल जाते हैं। हम लोग वैलेंटाइंस डे तो याद रखते हैं लेकिन शहीद दिवस भूल जाते हैं 14 फरवरी का। जी हाँ स्टूडेंट, 14 फरवरी को शहीद दिवस है, पुलवामा का अटैक हुआ था इसी दिन, हमें याद रखना चाहिए। इसी 14 फरवरी के समय में ही, मार्च में ही, हमारे जो 3 स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी, बलिदान दिवस भी आता है। अफसोस हमें ये याद नहीं रहता, तो ये गलत बात है, हमें ये नहीं करना है, हमें हमारे कंट्री के रिच जो हेरिटेज है उसे बचाना है। टू डेवलप टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट। हमें हमारे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, यानी प्राकृतिक हमारा जो वातावरण है, पेड़ पौधे, जंगल, पेड़, नदियाँ,
पहाड़, जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट हमारे प्रेजेंट है उन्हें बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एक्सेट्रा, यानी कि वैज्ञानिक तरह की सोच रखना, मॉडर्न थिंकिंग रखना, वैज्ञानिक सोच रखना। ऐसा नहीं मॉडर्न थिंकिंग रखना है तो पुराने परंपराओं को भूल जाओ, माँ बाप को भूल जाओ, घर से निकाल दो, उनके पैर मत छू, उनका आशीर्वाद मत लो, अपने त्योहार मत मनाओ। ये मॉडर्न कल्चर नहीं है, ये साइंटिफिक सोच नहीं है। साइंटिफिक सोच का मतलब क्या, हमें अंधविश्वास नहीं रखना है ना। हमें पूजा पाठ में तो विश्वास रखना है, लेकिन झाड़ फूक, तांत्रिक, ये सब चीजों में विश्वास नहीं रखना है ना। हमें क्या करना है, देश को साइंटिफिक तरीके से आगे ले जाना है, हमें देश के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को करना है ना, टेक्नोलॉजी डेवलप करना है देश में। ये चीज ह्यूमनिज्म, इंसानियत, मानवता, ये हमें हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक है तो सिर्फ हर बार प्रॉफिट लॉस ही देख रहे हैं, कभी कभी हमें प्रॉफिट लॉस छोड़कर इंसानियत भी दिखानी चाहिए, किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, भूखे को खाना देना चाहिए, सब चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। या इन शॉर्ट कह दें तो हमें मोरल वैल्यूज होने चाहिए हमारे अंदर। क्या होना चाहिए, मोरल वैल्यूज, नैतिक कर्तव्य, नैतिक मूल्य होना चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब बस स्टॉप हो गया, रोड हो गया, ये सब हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, मतलब पूरे देश की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि हम उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं, जाके बस स्टॉप को तोड़ दे रहे हैं, रोड में गड्ढे कर दे, ट्रैफिक लाइट उखाड़ दे रहे हैं, ऐसा हमारा काम नहीं, ये नहीं करना हमें, ये क्राइम है। हमें उसकी रक्षा करनी है क्योंकि वो हमारे लिए है, हम ही पब्लिक है, हमारे लिए ही है, ठीक। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स टू डेवलप नेशन, देश को डेवलप करने के लिए, हमारे पूरे कंट्री को में डेवलपमेंट लाने के लिए हमें क्या करना होगा, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस, यानी हर क्षेत्र में एक्सेलेंस मतलब एक उच्चतम स्तर पर पहुंचना, श्रेष्ठ पहुंचना, उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, यानी हमें 100% बेस्ट देना हर फील्ड में, ताकि हमारा देश क्या कर सके, डेवलप कर सके। हर फील्ड में बेस्ट देना है, चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, एक्टिंग हो, कल्चर हो, कोई भी फील्ड हो, हमें उस फील्ड में बेस्ट देना है ताकि हमारा देश क्या कर सके, डेवलप कर सके। पेरेंट और गार्जियन शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, जो भी पेरेंट और गार्जियन है उनके लिए है, आप लोग के लिए है, जो भी पेरेंट और गार्जियन है उन्हें क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने, मौके देने चाहिए किसी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, ताकि उनका जो बच्चा है, हिज और हर चाइल्ड शुड गेन एजुकेशन, है ना, उनका बच्चा जो है एजुकेशन ग्रहण कर पाए। खासकर 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चों को एजुकेशन तो कंपलसरी किया गया है राइट टू एजुकेशन रूल के तहत। जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये सारे हमारे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो 42nd अमेंडमेंट के साथ जुड़ी गई हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़े फंडामेंटल राइट्स जो कि 6 हैं, जिसमें से एक और फंडामेंटल राइट्स अभी ऐड हो सकता है और कुछ स्टेट्स ने तो ऐड कर दिया। जी हाँ, राइट टू इंटरनेट, राइट टू डेटा, जी हाँ, इंटरनेट का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट की तरह ऐड किया गया है। केरला जैसा स्टेट, पहला स्टेट है केरला जो राइट टू इंटरनेट जो है पहला उसने फंडामेंटल राइट ऐड कर दिया। पहला स्टेट ऐसा बना है केरला जिसने एक नया फंडामेंटल राइट लाया जिसे कहा गया है राइट टू इंटरनेट। जी हाँ, कि हर किसी को इंटरनेट का अधिकार है, मॉडर्न जमाने में पढ़ाई के लिए हो गया, जैसे आप इंटरनेट माध्यम से वीडियो हमारा देख पा रहे हैं, तो ये आपका अधिकार है। तो फ्री में डेटा मिलना चाहिए, फ्री में इंटरनेट सर्विस मिलनी चाहिए और अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए, ये आप लोग का अधिकार है, हम लोगों का अधिकार है। ये भी फंडामेंटल राइट्स हो सकता है बहुत जल्दी ऐड हो जाए। ठीक स्टूडेंट, तो ये हमने बात कर ली फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो ये हो गया हमारे टोटल 8 कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। अब हम बात करेंगे आने वाले अगले कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टूडेंट्स, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में सही तरीके से गवर्नेंस यानी कि सही तरीके से रूल करने के लिए, अच्छा शासन चलाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दी गई है। जी हाँ, इन रूल्स रेगुलेशंस को, इन पॉलिसीज को ही कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये एक अच्छा शासन करने के लिए लगाई जाती हैं, किसी भी स्टेट के द्वारा तैयार की जाती है और डिसाइड की जाती हैं। स्टूडेंट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, या फिर दूसरे पर्टिकुलर स्टेट्स की भी बात हो रही है, राज्यों की भी बात हो रही है। तो क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब एक बात समझ लीजिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब ये होता है रूल्स बनाने के जो रूल्स होते हैं, यानी किसी भी रूल को बनाते वक्त ये ध्यान में रखना कि वो रूल किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट है। तो रूल ये हो गया, रूल ऑफ रूल इज नो डिस्क्रिमिनेशन, है ना। रूल बनाने का ये रूल ये है कि किसी को डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आप जो रूल बना रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता हो, ये भी रूल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर रूल नहीं बना सकते। तो यही डायरेक्टिव रूल पॉलिसी है। यही क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमें जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाना है वो क्या करे, हमारे संविधान के अंडर हो, वो हमारे देश का भला करे और गुड गवर्नेंस यानी कि अच्छा शासन चलाने में, देश को सही ढंग से चलाने में हेल्प होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। सबसे पहली बात स्टूडेंट,
इन फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के चौथे भाग में, जैसा कि आपको बताया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 395 आर्टिकल्स हैं, 22 शेड्यूल्स हैं और जो 12 पार्ट्स में बटा हुआ है, तो उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। तो इस फोर्थ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस हैव बीन डिस्क्राइब्ड, है ना। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यानी कुछ मौलिक प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत बताए गए हैं गवर्नेंस के लिए, यानी रूल करने के लिए, शासन करने के लिए। किसी को भी अगर रूल करना है, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिख के रखा है कि किसी भी को अगर रूल करना है अच्छे तरीके से, तो उसे ये 5 बातें ध्यान रखनी चाहिए। इन्हीं 5-6 बातों को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, कहां दी गई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में। याद रखिएगा, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां पर दी गई है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में मेंशन है। तो देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। जी हाँ, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉर गुड गवर्नेंस which are described in the fourth part of our constitution are known as directive principles of state policy। तो याद रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसे कहते हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में गुड गवर्नेंस के लिए जो पॉलिसीज हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं गवर्नेंस के लिए, उन्हें क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहीं पर जवाब है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस which are described in fourth part of our constitution are known as directive principles of the state policies। दूसरी बात, these principles are guidelines for political, social and economical programs। जी हाँ, ये जो प्रिंसिपल्स हैं किसी भी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिकल यानी आर्थिक, है ना, प्रोग्राम्स, अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल, सोशल या फिर इकोनॉमिक योजना बनानी है, तो आपको क्या करना होगा? इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। फॉर एग्जांपल, किसी स्टेट ने पॉलिसी बनाई कि उस डायरेक्टिव पॉलिसी बनाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम कोई भी नियम बनाएं, चाहे वो सोशल समाज से जुड़ा हो, पॉलिटिक्स से जुड़ा हो या फिर इकोनॉमिक से जुड़ा हो, उससे माइनॉरिटीज का भला होना चाहिए। यानी जो पिछड़े लोग हैं, फॉर एग्जांपल SC, ST या ओबीसी हैं, तो उन लोगों का भला ही होना चाहिए उस नियम से, चाहे वो किसी भी तरह का नियम हो, चाहे वो सोशल नियम हो, पॉलिटिकल नियम हो या फिर इकोनॉमिक। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अगर पॉलिटिकल नियम है तो उसमें क्या करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल नियम बन रहा है कि चुनाव में भाग लेना है, तो SC ST के कैंडिडेट के लिए 50% सीट रिजर्व हो जाएगी। तो ये नियम किसके लिए फायदा कर रहा है? माइनॉरिटीज के लिए। फिर दूसरी बात, मान लीजिए अगर सोशल लॉ बना रहे हैं कि सोसाइटी में SC ST वाले पर्सन्स के लिए क्या मिलेगा? उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा, उन्हें जल्दी जॉब मिलेगी, उन्हें कम मार्क्स पे ही जॉब मिल जाती है, तो ये भी किसको फायदा कर रहा है? माइनॉरिटीज को। फॉर एग्जाम्पल, अगर इकोनॉमिक लॉ बन रहा है, जैसे कि स्कॉलरशिप बात है, तो SC ST कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर कास्ट, ओबीसी और जनरल, तो उन्हें ज्यादा क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप। तो किसको फायदा होगा? SC ST। यानी जिस स्टेट ने अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी बनाई होगी कि हमें माइनॉरिटीज का ही बेनिफिट करना है, तो बार बार उसके सारे लॉज, चाहे वो पॉलिटिक्स वाले लॉ बनाए, सोशल वाले लॉ बनाए या इकोनॉमिक लॉज बनाए, उन सारे लॉज वाले प्रोग्राम में सबसे ज्यादा फायदा या पहला फायदा किसे मिलेगा? उन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी ना, उसे ही फायदा मिलेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्टिव पॉलिसी क्या है कि माइनॉरिटीज को फायदा मिले। अगर मान लिया जाए किसी स्टेट की पॉलिसी क्या है कि विमेन्स को फायदा मिले हर बार, तो जो भी पॉलिटिक्स लॉ बनाएगी वो सब वुमेन को ही फायदा करेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई स्टेट लॉ बनाएगा पॉलिटिक्स वाला, तो क्या करेगा? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो क्या होगा? उसमें 50% विमेन के लिए सीट रिजर्व कर देगा, और स्कॉलरशिप देना तो विमेन्स को ज्यादा स्कॉलरशिप देगा, और विमेन्स के लिए कम मार्क्स में जॉब लग सकते हैं, इस तरह की, या विमेन्स को एजुकेशन फ्री कर सकता है। तो कोई भी लॉ बनाते हो क्या ध्यान में रखेंगे कि विमेन्स के फायदा होना चाहिए, तो विमेन्स को फायदा पहुंचाना ये उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गया पॉलिसी। समझ रहे होंगे स्टूडेंट आप? ठीक है, तो लॉ बनाते वक्त किस बात को ध्यान में रखना है? वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहलाता है। इससे गुड गवर्नेंस से ना, अच्छा शासन करने में, सही ढंग से सरकार चलाने में क्या होती है? हेल्प होती है। दे कैन नॉट बी डायरेक्टेड बाय एनी कोर्ट बट एन अटेम्प्ट टू वेलफेयर ऑफ इंडिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये किसी कोर्ट के द्वारा डायरेक्टेड नहीं होते, यानी कोई कोर्ट इसका डायरेक्शन नहीं दे सकता कि हाँ ये करना ही पड़ेगा आपको, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा बंधन नहीं है, कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। कोई भी कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फोर्स नहीं कर सकता किसी भी स्टेट को कि आप ये माइनॉरिटीज को फेवर करने वाला लॉ लगाओ या फिर ह्यूमन को फेवर करने वाला लॉ लगाओ। आपकी जैसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप अपनाइए, उससे कोई मना नहीं कर सकता, ना इसकी फॉलो करने की मजबूरी है, ना ही फॉलो करने से कोई रोक सकता है। तो ये बस गुड गवर्नेंस के लिए, अच्छे गवर्नमेंट के लिए अपनी पॉलिसीज होती है जो हम खुद ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं हर किसी का एक अपना नेचर होता है, तो उसी तरह लॉस के नेचर है, तो उसी तरह से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और नेचर रहेगा, जो भी लॉ बनेगा इसी नेचर का रहेगा, इसी बेस पे बनेगा। ठीक, दे हेल्प इन गुड गवर्नेंस, ये अच्छा शासन चलाने में, देश के शासन को सही ढंग से चलाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात की हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ दी है? कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्थ पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं फॉर गवर्नेंस, इन्हीं को क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टूडेंट्स ये बात होगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर।
फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ लेने के बाद चलिए अब हम स्टूडेंट बात करेंगे अपने आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन के दो फीचर्स की। जी हाँ, हमारे संविधान के जो आखिरी दो फीचर्स हैं यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और सिंगल सिटीजनशिप। जी हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसे यूएफ भी कहा जाता है और सिंगल सिटीजनशिप। चलिए हम देखते हैं कि वो क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि यूएफ की। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट दिया गया है। सभी नागरिकों को, जितने भी नागरिक हैं हमारे देश में, जो भी भारत का नागरिक है उसे राइट टू वोट का ऑप्शन है। जी हाँ, उसे राइट टू वोट का अधिकार है, यानी मत का अधिकार, यानी मताधिकार जिसे कहते हैं, वोट देने का अधिकार है। वो जिसे चाहे उसे वोट दे सकता है जो चुनाव में खड़ा हुआ है। ठीक है, राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु अटेन्स एज ऑफ 18 और वो, ऐसा कोई भी नागरिक, हमारे संविधान के हिसाब से ऐसा कोई भी नागरिक जो या तो 18 साल है या उससे ऊपर का है, उसने 18 साल की एज हासिल कर लिया, उससे ऊपर का है, तो उसे राइट टू वोट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। चाहे वो कहीं भी जन्मा हो, कहीं भी उसका बर्थ प्लेस हो, कोई भी उसका रंग हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर का हो, उसे वोट देने का अधिकार है। चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, उसे वोट देने का अधिकार है, बशर्ते वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक, और कुछ उसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे वोटिंग कार्ड होना चाहिए, आपने देखा होगा पहचान पत्र होता है, मत पत्र है ना, और उसका वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए, है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, वोट दे पाएंगे। यानी सभी नागरिकों को क्या है, वोट का अधिकार है। इस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल मतलब सभी को, एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जो एडल्ट लोग हैं, जो 18 या 18 साल से ऊपर है। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो एज डिस्क्राइब की गई है उसको एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 21 ईयर जो थी वो थी वोटिंग एज, उसके बाद में गवर्नमेंट ने चेंज करके उसे 21 ईयर से 18 ईयर्स लाया कि 18 ईयर्स वाले भी वोट दे सकते हैं स्टूडेंट। तो उसी को बोला गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी को वोट देने का अधिकार है, इसलिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब एडल्ट लोगों को जो 18 साल से ऊपर है, बट सभी 18 वाले को, तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया। ठीक, तो ये बात हो गई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। ये जो आखिरी हमारा जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, तो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या, सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, किस देश के नागरिक हैं। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि इंडिया फेडरेशन ऑफ स्टेट है, और आप इंडिया के चाहे किसी भी स्टेट में जन्म ले लीजिए, आपको उस स्टेट का नागरिक नहीं माना जाएगा। आपको नागरिक कहां का माना जाएगा, इंडिया का। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप उस स्टेट के नागरिक नहीं हो सकते। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि आप एमपी में पैदा हुए हैं, आप यूपी में पैदा हुए हैं, आप महाराष्ट्र में पैदा हुए, किसी भी स्टेट में पैदा हुए हैं, आप उस स्टेट के नागरिक नहीं हैं, आप महाराष्ट्रियन या फिर एमपी के या फिर यूपी के आप नहीं हैं। आप कहां पर हैं, आप इंडिया को बिलोंग करते हैं। आप कौन से देश के नागरिक हैं, तो इंडिया के नागरिक हैं। आप सिंपल सा एग्जांपल दीजिए, अगर आप अमेरिका गए या किसी और फॉरेन कंट्री में गए और वो आपसे पूछता है तो आप कहां बिलोंग करते हो, तो आप क्या बताओगे कि आप बोरगांव के हो, आप लोधीखेड़ा के हो, आप तीनखेड़ा के हो, आप किसी रायपुर या छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट से हो, आप क्या महाराष्ट्र के हो, आप मराठी हो, कि इस तरह की चीजें आप नहीं बता सकते। आप बिहार के हो, आप यूपी के हो, आप राजस्थान के, इस तरह की चीजें नहीं बता सकते। आप क्या बताएंगे, इंडियन। आपकी पहचान क्या होगी, इंडियन। जी हाँ स्टूडेंट, तो हमारी पहचान पे यहाँ पर क्या है, इंडियन सी है। हम लोगों में यूनिटी रहे, हम लोग हमेशा अपने देश को पहले आगे रखें, हम लोग अपने देश को ज्यादा माने, इसीलिए क्या किया गया है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप की फैसिलिटी रखी गई है। आप चाहे देश में कहीं पैदा हो लीजिए, कहीं रह लीजिए, किसी भी देश के भाग में रहते हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर रहते हो या कन्याकुमारी तमिलनाडु केरला में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, आप चाहे हिमाचल प्रदेश में रहते हो, आंध्र प्रदेश में रहते हो, या फिर चाहे आप गुजरात में रहते हो, या फिर आप मध्य प्रदेश सेंट्रल में रहते हो, आप कहीं भी रहेंगे, आपका जो सिटीजनशिप है कहाँ का होगा, इंडिया का। आप कहाँ के नागरिक कहलाएंगे, इंडिया के। तो यही मतलब होता है सिंगल सिटीजनशिप का। जी हाँ स्टूडेंट्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकहरी नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप मतलब होता है एकहरी नागरिकता, यानी एक नागरिकता, आप एक ही देश के नागरिक रह सकते हैं। जबकि कई कंट्रीज में दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, यानी कंट्री की सिटीजनशिप अलग होती है और उनके खुद के स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है, या फिर किसी और दो कंट्री की एक साथ वो सिटीजनशिप ले सकते हैं, ऐसी भी होती है उनकी कंट्री में, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कुछ दूसरे देशों के। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की पॉलिसी है। दिस मीन्स सिटीजन ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर बर्थ और रेसिडेंस, बर्थ मतलब उसका जन्म कहीं हो, रेसिडेंट मतलब वो रहता भी कहीं हो, है ना, इन द कंट्री, चाहे देश के किसी भाग में, है ना, ही इज नॉट सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, वो उस राज्य का सिटीजन नहीं है, वो उस गांव का, उस डिस्ट्रिक्ट का सिटीजन नहीं है। कहाँ का है वो, इंडिया का सिटीजन है। तो ये बात होती है सिंगल सिटीजन की। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात की है किसकी, हमारे सिंगल सिटीजनशिप और यूएफ की। तो यूएफ का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वोट दिया हुआ है सबको। किसे वोट दिया हुआ है, जो राइट टू वोट 18 साल का
का या 18 साल से ऊपर का, यानी एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब डिस्क्राइब्ड एज जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे यहाँ क्या है 18 और अबो जो भी लोग होंगे उन सभी को वोट देने का अधिकार है। एडल्ट सिटीजन्स को अधिकार है तो एडल्ट फ्रेंचाइज, और सभी एडल्ट लोगों को वोट देने का अधिकार है तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया बिना किसी भेदभाव के, चाहे किसी कास्ट रीजन का हो, कुछ भी। ठीक, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन को सिंगल सिटीजनशिप देता है, यानी कि कोई भी पर्सन हमारे कंट्री के किसी भी भाग में पैदा हुआ हो, वो कहीं भी रहता हो, उसे सिटीजनशिप कहाँ की मिलती है, हमारे कंट्री इंडिया की मिलती है। वो किसी स्टेट का पार्ट नहीं होगा, वो किसी स्टेट का सिटीजन नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी वीडियो के साथ आज का हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो आपको, तो आप प्लेलिस्ट पूरी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। उन्हें आप चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इससे होगा कि आप जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर विद्यास्थली वाले सर।